हेलो लर्नर्स। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और मनोविज्ञान के क्षेत्र या शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उसके बाद हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले मन महोदय ने एक परिभाषा दी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। मन महोदय कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अर्थात मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। फिर क्रो एंड क्रो कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मनोविज्ञान मानव व्यवहारों का ही अध्ययन है। बेसिकली मनोविज्ञान व्यवहार का ही अध्ययन मनोविज्ञान है। फिर गैरिसन कहते हैं, गैरिसन व अन्य महोदय, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। प्रत्यक्ष मानव व्यवहार अर्थात जो व्यवहार हमें दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये गैरिसन एवं अन्य की परिभाषा है। फिर पिल्सबरी महोदय कहते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। इन्होंने भी मनोविज्ञान को और कुछ नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन ही बताया है। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके बाद हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। ऐसा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मनोविज्ञान का यूज नहीं होता है। लगभग सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान का यूज होता है। तो हम लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला अध्ययन करेंगे सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान किसे कहते हैं? सामान्य मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसमें साधारण परिस्थिति में सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का, सामान्य परिस्थिति का, सामान्य वस्तुओं का, जो एवरेज स्तर के होते हैं, मतलब औसत दर्जे के जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति होती है उसका अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। फिर सेकंड है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान किसे कहते हैं? असामान्य मनोविज्ञान वह होता है जिसमें असाधारण व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके मानसिक रोगों का, उसकी बौद्धिक शारीरिक दोषों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आते हैं जो पिछड़े बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त बालक जो होते हैं, उन सभी का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जैसा कि हम लोगों ने पिछले समय बीटीसी या बीएड जो लोग कर रहे हैं उन सारे ही लोगों ने बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा होगा। बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? सारे ही लोगों को लगभग पता होगा। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का साधारण तथा असाधारण परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। अर्थात बालक का गर्भावस्था से लेकर के उसकी परिपक्वता तक का शारीरिक मानसिक विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में आता है। गर्भावस्था से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं और फिर 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान में शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, वह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर फोर्थ है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान इसके अंतर्गत हम लोग 12 से 18 वर्ष के आयु के बालकों का अध्ययन करते हैं। उनकी मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक
विकास का अध्ययन होता है। किशोरावस्था बहुत ही, जैसा कि स्टैनले हॉल ने कहा, किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का सामंजस्य समाज के साथ बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके साथ वह समझौता नहीं करता है। इसलिए खास करके किशोरावस्था में बालकों को साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर फिफ्थ है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान में 19 वर्ष के बाद के लोगों का अध्ययन या बालकों का अध्ययन किया जाता है। उनके शारीरिक, मानसिक विकास का, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है प्रौढ़ मनोविज्ञान में। फिर छठा है वैयक्तिक मनोविज्ञान। जैसा कि सभी लोगों का व्यवहार अलग-अलग होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, सब में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न-भिन्न होता है, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे भी सिमिलर नहीं होते, उनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएँ होती हैं। इसलिए वैयक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। उनकी विभिन्नताओं का, वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। 7th पे है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान समाज मनोविज्ञान जैसे कि सारे ही मनुष्य समाज का एक अंग होते हैं। समाज मनुष्यों से मिलकर बना है, तो समाज के कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो इसमें सामूहिक कार्यों या समूह के व्यवहारों का अध्ययन होता है। मनुष्य का जो मनुष्य और समाज की अंतःक्रिया के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है समाज मनोविज्ञान में। सामाजिक मनोविज्ञान अपने सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित व्यक्ति के मानसिक जीवन और व्यवहार का अध्ययन है। वही सामाजिक मनोविज्ञान है या समाज मनोविज्ञान है। फिर पशु विज्ञान। पशु विज्ञान पशु विज्ञान में पशुओं के क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और इनसे प्राप्त सिद्धांतों द्वारा मानव या मनोविज्ञान के अध्ययन में सहायता मिलती है। जैसे कि थार्नडाइक ने बिल्ली और चूहे पर प्रयोग करके नियम बनाए थे। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, कबूतर पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। इन सारे प्रयोगों को करने के पश्चात ही उन लोगों ने नए-नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसलिए पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फिर है 9th नंबर है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में जिस तरह से पशु मनोविज्ञान में थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर ने प्रयोग किया था, उसी प्रकार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में जीन पियाजे, व्यंगस्की, इन लोगों ने बच्चों पर, उनके व्यवहारों पर प्रयोग किया और फिर नए-नए सिद्धांत बनाए। फिर उत्पत्तिमूलक मनोविज्ञान। अब उत्पत्तिमूलक मनोविज्ञान किसे कहते हैं? इसमें व्यक्ति तथा प्रजाति की उत्पत्ति और उनके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति किस तरह पैदा हुआ, उसके शैशवावस्था से लेकर के उसके जीवन जब तक वो जीता है, उन सब का क्रमिक अध्ययन इसमें उत्पत्तिमूलक मनोविज्ञान में होता है। फिर शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है। इसमें मानसिक क्रियाओं का, शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्रियाओं और नाड़ी मंडल, ज्ञानेंद्रियों तथा गति इंद्रियों की क्रियाओं का अध्ययन होता है। इससे यह पता चलता है कि किसी क्रिया या व्यवहार के पीछे किस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं कार्य करती हैं। ये शारीरिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फिर सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान में सैनिकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सैन्य मनोविज्ञान की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय से हुई और यह मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है।
सेना के विभिन्न प्रकार के सैनिक और अधिकारियों के चुनाव में इसका यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। उनके प्रशिक्षण में, उनकी पदोन्नति में, उनके स्थानांतरण में ये मनोविज्ञान बहुत ही उपयोगी होता है। उनको ऊर्जावान बनाए रखना, देश के प्रति सेवा के लिए तत्पर रखना, ये सारे ही सैन्य मनोविज्ञान का यूज़ से होते हैं। फिर औद्योगिक मनोविज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि कोई भी कोई भी व्यवसाय हुआ उसमें 2 लोग कार्य करते हैं, एक प्रबंधक, दूसरा होता है मानवीय संसाधन अर्थात मज़दूर। प्रबंधक तो सारे कार्य करता नहीं, वो मानवीय संसाधन अर्थात मज़दूरों से कार्य करवाता है। तो अगर उन लोगों के बीच उसे प्रबंधक को अच्छी साइकोलॉजी मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तो वो अपने मानवीय संसाधनों की जो क्षमता, उनके भावनाओं को समझते हुए उनसे अच्छे अच्छे ढंग से कार्य करवा सकता है, अच्छे सामंजस्य बिठा कर के अच्छे से कार्य करवा सकता है। इसका यूज़ उद्योग, व्यापार, वाणिज्य संबंधी क्रियाओं के अध्ययन में होता है। इससे उत्पादन वृद्धि की समस्या, मज़दूर समस्या का अध्ययन करके उनके समाधान के उपाय भी बताए जाते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान में। फिर कानूनी मनोविज्ञान। कानूनी मनोविज्ञान क्या है? अब कानूनी मनोविज्ञान में अपराधियों, न्यायाधीशों, वकीलों, गवाहों आदि के व्यवहारों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है चिकित्सा का, जिसमें इसमें मानसिक रोगग्रस्त व्यक्तियों के असाधारण व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उनके कारणों का पता लगाया जाता है कि उनके रोगग्रस्त होने के पीछे क्या कारण है, और फिर उसका पता लगा करके उसका निदान किया जाता है, निदान करने का प्रयत्न किया जाता है। फिर सरकारी सेवा के चुनाव के क्षेत्र में भी इसका यूज़ होता है मनोविज्ञान का। इसमें भी मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चुनाव होता है। फिर है एक क्षेत्र और है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान तो आधुनिक समय में शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। बालकों को किस प्रकार पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, उनकी क्षमता कितनी है, उनकी स्मृति क्या है, वो किस प्रकार सोचते हैं, इन सब का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में होता है, और जिसका यूज शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। इस तरह से बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि मार्गन महोदय ने कहा है, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि हम क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। बालक के विकास का अध्ययन करने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि बालक कितनी क्षमता रखता है ग्रहण करने की, या किस तरीके से वो समझ पाएगा, किस स्तर का बालक है। ये सब हम लोग जब बालकों के विकास का अध्ययन करेंगे तो ही जान पाएंगे। इस तरह से बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। तो ये हो गई मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जो हमने आपको बताया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।